प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्ड की परीक्षाओं में चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनका आंसर आप लोग कैसे देंगे और कैसे लिखेंगे। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे और ये भी ध्यान रखना, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक सूचक जो होते हैं उनके 2 उदाहरण दीजिए या 3 उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं। लिटमस पत्थर है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है और जेरेनियम है। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, तो याद कर लेना इनको। लिटमस पत्थर, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम। ठीक है। नेक्स्ट, पत्ता गोभी और हल्दी तो वैसे याद रहते हैं, लिटमस पत्र वैसे याद रहता है, और इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम जो होते हैं इनको भी याद कर लेना। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं प्राकृतिक सूचकों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संश्लेषित सूचकों के एग्जाम्पल देखिए। संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? ठीक है, संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं अभी? नंबर 1 है मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन। 2 एग्जाम्पल आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन। मेथिल ऑरेंज, फिनोल पथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन, ये क्या है? संश्लेषित सूचक हैं भाई, याद रखना। संश्लेषित सूचकों के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे तो क्या बताएंगे? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ले, मेथिल ऑरेंज, समझ गए? मेथिल ऑरेंज ले। अब दोनों चीज़ आप याद कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज ले, मेथिल ऑरेंज। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? फिनोल पथेलिन। ये क्या है? संश्लेषित सूचकों के एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, देखिए। लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर जो है किससे कहाँ से प्राप्त होता है या किस प्रकार के पादपों से प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्थर जो है इसको भी आप याद रखें। लिटमस पेपर जो है वह थैलोफाइटा समूह के पौधों से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा समूह में क्या क्या आते हैं भाई? एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एल्गी और एंड फंजाई। 2 जो प्लांट आते हैं वो थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ये तो थैलोफाइटा समूह के कौन से पौधों से प्राप्त होता है? लीचेन या लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर, लाइकेन, लिटमस पत्थर, लाइकेन, लिटमस पत्थर, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन पौधों से ये प्राप्त होता है, याद रखेंगे भाई। चौथा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे, ये भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स दिलाएगा। चौथा प्रश्न कौन सा है भाई? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक, स्मेल जिनकी चेंज हो जाती है। एसिड अलग अलग जो विलयन होते हैं ना, अम्लीय क्षारीय माध्यम में, उनको अपन क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? गंधीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचकों के उदाहरण भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। गंधीय सूचकों के एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल? प्याज है, वनीला है, लौंग का तेल है, ये गंधीय सूचक हैं। ठीक है। 6वें नंबर का प्रश्न इस चैप्टर में से आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा भाई? देखिए, बढ़िया प्रश्न है कि जब अम्लों या क्षारकों को क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? यानी कि अम्ल व क्षार अगर किसके साथ अभिक्रिया करें? धातुओं के साथ अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कब निकलती है? जब अम्ल व क्षार किससे अभिक्रिया करें? धातुओं के साथ अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ में। 7 नंबर का प्रश्न जो है, कौन सी गैस का फटफट की ध्वनि के साथ दहन होता है? यानी कि कौन सी गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है? दहन का मतलब क्या होता है? जलती है। तो कौन सी गैस जलती है फटफट की ध्वनि के साथ? हाइड्रोजन गैस जलती है भाई। कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। 8वें नंबर का प्रश्न, कि सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए। क्या है? सोडियम जिंकेट
क्या सूत्र होता है सोडियम जिंकेट का? N2ZnO2, Na2ZnO2 किसका सूत्र है? सोडियम जिंकेट। कितने नंबर का प्रश्न बन सकता है? 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। क्या? सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए। तो क्या सूत्र है भाई? N2ZnO2, Na2ZnO2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम आपको पढ़ाते जाएंगे, आप लोगों के नंबर आते जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो क्षारक जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है ना, यह प्रबल क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। धातु कौन सी होगी? जिंक धातु है। इसके साथ अभिक्रिया करें तो धात्विक लवण, संगत लवण बनता है। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम जिंकेट 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और आप लोग बताना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है, ये तो धातु, सोडियम धातु हो गई, ये कार्बोनेट हो गया। फिर या बाइकार्बोनेट NaHCO3, इनके साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या होता है? बढ़िया प्रश्न बनता है। तो आप बताएंगे भाई इसमें संगत लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वह जल बनता है। संगत लवण क्या बन गया यहाँ पर? NaCl। क्या बन गया? NaCl। जल क्या बन गया? H2O। और कौन सी गैस बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना। कार्बोनेट्स के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करती है, धातु कार्बोनेट्स के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, संगत लवण बनता है और जल बनता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग याद करेंगे, इनको याद करते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है और क्यों? बढ़िया प्रश्न है ना भाई। कौन सी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो दूधिया हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, ये बात अपन चर्चा करेंगे। तो कौन सी गैस है? तो गैस का नाम तो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? CO2 गैस जो है उसको किस में प्रभावित करेंगे? चूने के पानी में। चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये क्या है? चूने का पानी का सूत्र है। तो इसको किस में प्रवाहित कर, इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। दूधिया का मतलब सफ़ेद रंग का हो जाएगा, मिल्की मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कारण क्या है? कारण बताइए भाई, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और जो एग्ज़ाम में बताएगा वही अच्छे नंबर लाएगा। 2 कारण है इसके। पहला कारण क्या है? क्योंकि जब CO2 गैस कम मात्रा में चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कम मात्रा में, देखो CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे लेकिन कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, ये उसमें क्या हो जाएगा? अवक्षय बनेगा, यानी कि पेंदे में जम जाएगा। तो ज़्यादा दूधिया रंग नहीं आएगा। तो फिर कब और प्रवाहित करते जाओ, ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, एक तो कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आप एक तो ये बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है। दूसरा और क्या आंसर बताएंगे? जब CO2 गैस जो होती है, जब CO2 गैस अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं, जब CO2 गैस अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है भाई? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो जल में घुलनशील होगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, बनेगा और जल में घुलनशील होगा, जल में घुला ही रहेगा तो चूने का पानी दूध के जैसे दिखाई देगा। इसलिए चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। CaCO3 + H2O + CO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने के कारण। तो राइट सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? चूने का पानी दूधिया होने के 2 कारण हैं। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ध्यान में रखना भाई, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, याद करते जाओ, अच्छे नंबर लाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? 12वें नंबर का प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 12वें नंबर का प्रश्न है ना, उदास मत हो भाई, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपको आएगा और आप लिख पाएंगे। किसे कहेंगे? जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनते हैं। जब अम्ल क्षार, पाठ का नाम ही है अम्ल और क्षारक और लवण, तो अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण व जल बनाते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O ये बन जाता है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा और वही बताएगा जो HR सर से पढ़ करके जाएगा। 13वां प्रश्न है, जब 2 ml NaOH के घोल में 2 बूंदे फिनोल पथेलिन विलयन की डालते हैं तो विलयन का रंग में क्या परिवर्तन हो जाता है? फिनोल पथेलिन क्या है भाई? कैसा सूचक है? रासायनिक सूचक है। सूत्र क्या होता है? C20H14 और O4। ये किसका सूत्र है? फिनोल पथेलिन का सूत्र है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में जब 2 बूंदे फिनोल पथेलिन की डाली जाती हैं तो विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है? फिनोल पथेलिन जो होता है जनरली क्या होता है भाई? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर 8.5 से गुलाबी हो जाता है। कलरलेस तो होता ही है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालेंगे तो क्या किस प्रकार का रंग आ जाएगा? गुलाबी रंग आ जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि फिनोल पथेलिन जो होता है वह जनरली किस प्रकार का होता है भाई? रंगहीन होता है। और 8.5 से कम pH पर तो ये कलरलेस होता है। 8.5 से कम अगर pH होता है तो ये कलरलेस होगा, और 9 से ऊपर जाते ही ये गुलाबी रंग से डीप रेड में बदलता जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका pH कितना है? 14 है। इसकी 2 बूंदें डालेंगे तो किस रंग का हो जाएगा? गुलाबी। किस रंग का हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। फिर किस में डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में फिनोल पथेलिन डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कैसा विलयन हो जाएगा? गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। और आपको ये जब याद हो जाएगा तो आपके नंबर भी गुलाबी गुलाबी आ जाएंगे। वाह भाई गुलाबी, वाह भाई गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। जब उपरोक्त विलयन में HCl विलयन की बूंदें मिलाते हैं तो रंग में क्या परिवर्तन होगा? अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी वापस उसी विलयन में, कौन से विलयन में? फिनोल पथेलिन डाल दिया था, गुलाबी रंग आ गया था। इसी विलयन में किसकी बूंदें डालेंगे? HCl की डालेंगे तो ये गुलाबी रंग गायब हो जाएगा और वह फिनोल पथेलिन किस प्रकार का हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। फिर कलरलेस होने के बाद फिर उपरोक्त विलयन में NaOH वापस डालेंगे तो वापस गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फिनोल पथेलिन जो होता है वो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि याद रखना सबसे बड़ी कला है। याद रहेगा तो ही आपको जो है प्रश्न के उत्तर आएंगे, वरना आप पछताएंगे और चुपचाप एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। 16वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो आप बताएंगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। है अधात्विक में पहले आता है और अम्लीय में भी पहले आता है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 16वें व 17वें नंबर का प्रश्न आपने याद कर लिया होगा। सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के।
धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बढ़िया प्रश्न है, कन्फ्यूज मत हो जाना, कन्फ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो गया। इसलिए कन्फ्यूज दूर करने के लिए क्या होगा, अधात्विक में ए पहले आता है और अम्ल में भी ए पहले आता है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है, ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन ध्यान रखना विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? छोटा सा आंसर है, क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके विलयन में क्या नहीं पाए जाते, फ्री आयन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 19वें नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई? 19वें नंबर का प्रश्न क्या है? हाइड्रोनियम आयन का सूत्र लिखिए। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? H3O+ होता है। क्या सूत्र होता है? H3O+। कैसे बनता है? H+। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक सक्रिय होता है, इसलिए जल के साथ क्रिया कर लेता है और जल के साथ क्रिया करके एक धनायन बनाता है। इसी धनायन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसी धनायन को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछ लिए, है भी बढ़िया प्रश्न है भाई। 20वें नंबर का प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि तनुकरण करते समय अम्ल को जल में मिलाते हैं या जल को अम्ल में मिलाते हैं और क्यों? ये समझाओ। 1+1 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तनुकरण करते समय अम्ल को जल में मिलाते हैं या जल को अम्ल में मिलाते हैं, ये पूछ लेते हैं। और आप लोग सही बताते या नहीं बताते, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। तो क्या होना चाहिए भाई? तनुकरण करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ये ध्यान में रखना। किसको किस में मिलाते हैं? अम्ल को जल में मिलाते हैं। पानी मत डाल देना अम्ल में कभी भी। फिर क्या करना है? पानी में अम्ल डालना है और वो भी पानी को धीरे धीरे हिलाते हुए बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। याद रखना। क्यों? कारण क्या है? कारण भी बता देते हैं। देखिए, कारण ये है कि तनुकरण करते समय जब जल को अम्ल में मिलाते हैं ना, तो क्या हो सकता है, मिश्रण जो होता है वो आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मिश्रण क्या है? आस्फलित होकर क्या आ सकता है? बाहर आ सकता है। दूसरी बात, आस्फलित का मतलब क्या है? उफड़ करके बाहर आ सकता है, एकदम से बाहर आ सकता है। दूसरा, अम्ल और जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए अपने के जो कपड़े या हाथ पैर आदि जल सकते हैं। और जिस पात्र में यह अभिक्रिया करवा रहे हैं वह कांच का पात्र अगर है तो वह टूट सकता है। इसलिए हमें तनुकरण करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। आ गई बात समझ में? देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? तनुकरण की डेफिनेशन 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब जल में अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो विलयन की प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तनुकरण कहते हैं। किसे कहेंगे तनुकरण? जब जल में अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पीएच स्केल द्वारा किसकी सांद्रता ज्ञात की जाती है? पीएच स्केल द्वारा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पीएच में पी किसको प्रकट करता है? पी जो है किसको प्रकट करता है? पी वर्ड इज हेयर रेफर टू। पी एक जर्मन शब्द है। पी किस भाषा का शब्द है? एक जर्मन शब्द। कौन सा जर्मन शब्द? पुशांस पोटेंज को प्रकट करता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या पुशांस का अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। पीएच में पी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पी का मतलब पुशांस और पुशांस का हिंदी अर्थ शक्ति होता है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है।
पीएच, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, ये भी आपको बताना है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है, जठरस का पीएच 1.2 होता है, नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच 7.0 होता है और रक्त का पीएच 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच 10 होता है। ये याद रखना भाई, कोई भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से। उदासीन जल का पीएच 7, अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, जठर रस का 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7.0, रक्त का पीएच 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है, 10 होता है भाई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप अगला प्रश्न, 25वें नंबर का प्रश्न है, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तो HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का क्या एग्जाम्पल है, एसिटिक अम्ल। ये क्या है भाई, जब अम्ल को जल में घोला जाए और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाए तो उसको दुर्बल कहेंगे, ज़्यादा मात्रा में अधिक संख्या में बनाएं तो उनको प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे, 7.0 से 7.8। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो आप बताएंगे 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम। अगला प्रश्न क्या है, दंत क्षय में मुंह का पीएच कितना हो जाता है? जब दांत गिरने लग जाते हैं ना तो मुंह का पीएच अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। यानी कि अपन दांत साफ नहीं करते तो मुंह का पीएच बढ़ जाता है, कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। जब 5.5 से कम हो जाता है ना तो दांत गिरने लग जाते हैं, दांतों को नुकसान होने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। 30वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे। एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी किसे कहते हैं? कि एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी अम्लता। अपच की स्थिति में उदर में परिभाषा क्या हो जाएगी, अपच, खाना नहीं पच रहा हो, खाना ज़्यादा खा लिया हो, खाली पेट हो, उस स्थिति में क्या होगा, उदर का मतलब आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाता है। इस HCl के उत्पन्न होने से क्या होता है, दर्द व जलन होती है। इसे ही क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। मतलब अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होने से दर्द एवं जलन होना एसिडिटी कहलाती है। तो एसिडिटी का निवारण कैसे करते हैं, एंटासिड का उपयोग करके। इसको दूर कैसे करें, एंटासिड का उपयोग करके। अब अगला प्रश्न भी बन गया भाई, एंटासिड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। एंटासिड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो क्या बताएंगे, एंटासिड में किसे कहेंगे? देखिए, एंटासिड परिभाषा क्या हो जाएगी, एंटासिड लिख लिया, उत्तर ऐसे लिखेंगे, एंटासिड लिख लिया, अंडरलाइन कर दिया। एसिडिटी दूर करने वाले पदार्थ एंटासिड कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इनो साल्ट है, इनो ऑन एसिडिटी गोन, डाइजीन, इनो साल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सूत्र क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसके अलावा खाने का सोडा या मीठा सोडा, ये भी क्या है, एंटासिड है। मीठा सोडा भी एंटासिड होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपके अच्छे नंबर दिलाने के लिए कौन सा है 32वां प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर क्या करना चाहिए? मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया है, आपको दर्द हो रहा है, तो करना क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहिए भाई? डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार का, किसी अन्य दुर्बल क्षार का उपयोग करना चाहिए। डंक मारे गए अंग में किसका प्रयोग करना चाहिए, बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए या फिर अन्य कोई दुर्बल क्षार जो है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। और घर में अगर ये उपस्थित नहीं है तो भैया आप साबुन भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ लिख रखा मैंने सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
सिरका में, संतरा में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, खट्टे दूध या दही में कौन सा पाया जाता है और चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है। तो सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाएगा भाई एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल और मधुमक्खी डंक में मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाएगा। संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखना, ठीक है। प्रश्न तो यहाँ से बनता है, प्रश्न तो क्या करता है भाई, बनता है, यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न और देख लीजिए, ठीक है। नेटल का डंक है, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, कलोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके उत्पादों के भी नाम लिखने हैं आपको। कलोर क्षार किसे कहेंगे भाई, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान में रखना, बोलना मेरे साथ साथ, क्या बोलना है, जब सोडियम क्लोराइड नमक के जलीय विलयन में, यानी कि इसको पानी में घोलेंगे और फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व क्षार बनता है। इसे क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कलोर क्षार। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कौन सा है भाई, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कि बताइए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। और पीओपी क्या है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। आ गई बात समझ में, याद रखना। नेक्स्ट है 35वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है। देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है, धोने का सोडा है, पीओपी है, बुझा हुआ चूना है। इनके सूत्र आपको देखने हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है भाई, बताइए। देखें, देखिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लो, विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये, यहाँ पर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मीठा सोडा का क्या सूत्र है, मीठा सोडा का सूत्र भी क्या है, NaHCO3। ये भी खाने का, बेकिंग सोडा जो है उसी को मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। फिर धोने का सोडे का क्या सूत्र है, धोने का सोडा जो है उसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। पीओपी का क्या सूत्र है, पीओपी का सूत्र है ये, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो है उसका सूत्र क्या है भाई, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने का तो क्या सूत्र हो जाएगा, CaO। ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना। और फिर है बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सुमेलित करना, याद रखना भाई इन प्रश्नों को। फिर 36वां प्रश्न है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आप बताएंगे भाई विरंजक चूर्ण बनता है। समीकरण क्या है, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 के साथ क्या बन जाता है, जल बन जाता है। आप ध्यान में रखना, शुष्क, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा बनाने का समीकरण दीजिए। देखो, बेकिंग सोडा जब बनाते हैं ना तो क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने को, NaCl चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और अमोनिया चाहिए,
तब जा कर के क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। यही तो है मीठा सोडा, ये बड़ा मीठा होता है मीठा सोडा, ठीक है। NaHCO3 मीठा नहीं होता है लेकिन इसको मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग सोडा जो है उसको गर्म किया जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, 2NaHCO3 प्लस ऊष्मा Na2CO3 H2O और CO2 गैस निकलती है भाई, ठीक है। ध्यान में रखना कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, उत्तर बताना है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, यह बेकिंग सोडा व मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और मंद खाद्य अम्ल, कोई भी, यह तो क्षारक है, एक दुर्बल क्षारक है बेकिंग सोडा, ठीक है। और मंद खाद्य अम्ल टार्टरिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, इनका मिश्रण जो होता है उससे क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। उससे क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग सोडा प्लस मंद खाद्य अम्ल क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 40वें नंबर का प्रश्न है, पाव रोटी या केक मुलायम व स्पंजी क्यों होती है। केक या डबल रोटी जो होती है, अब आप ब्रेड लेकर के आते हो, वह मुलायम भी होती है और स्पंजी भी होती है। क्यों होती है, ये नहीं सोचा सिर्फ खाने में ही ध्यान रखते हो, ठीक है। ये भी सोचा करो। अगर ये सोच लिया है तो उसका बताओ आंसर। आंसर क्या है, आंसर ये है कि जब पाव रोटी या केक जब बनाते हैं ना तो खमीर में क्या मिलाते हैं भाई, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। और जब इनको बनाते समय खमीर में क्या मिलाते हैं भाई, बेकिंग पाउडर या फिर मीठा सोडा भी मिला देते हैं। ये मिला कर के क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर मिला दिया जाता है और मिलाकर जब खमीर को गर्म किया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ब्रेड जो है ना उसकी सतह पर छिद्र बन जाते हैं और यह स्पंज के समान हो जाती है और मुलायम हो जाती है। ध्यान में रखना कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पानी है इसमें से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है ना, क्योंकि अम्ल भी तो है ना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, पाव रोटी या मुलायम हो जाती है, वह स्पंजी हो जाती है। तो मुख्य बात ध्यान में रखना, क्योंकि जब खमीर में बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, धोने का सोडा बनाने की विधि बताइए। धोने का सोडा कैसे बनता है, उसकी विधि क्या है। तो देखिए, बेकिंग सोडे को जब सबसे पहले क्या करेंगे, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का मतलब मीठा सोडा, खाने का सोडा, उसको गर्म करेंगे तो पहले क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। बेकिंग सोडे को गर्म करके पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, ये ध्यान में रखना। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं ना तो धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। यह है, इस प्रकार से आप धोने का सोडा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें नंबर का प्रश्न इस चैप्टर का, कि भाई जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है भाई, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर 43वें नंबर का प्रश्न क्या है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। क्या परिभाषा आ जाएगी क्रिस्टलन जल की, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है, एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण देखिए, कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें 5 जल के अणु पाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं। पीओपी भी आपने सुना होगा नाम, पीओपी, उसमें CaSO4 ½ H2O आधा जल का अणु पाया जाता है।
फिटकरी में 24 जल के अणु पाए जाते हैं। इन सभी जल के अणुओं को क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 2 से। आप इनको याद करें, पढ़ें और आगे बढ़ें ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।